तो कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था प्रिंटिंग के बारे में, जो सोरियोटोपियर विजन था उसकी प्रिंटिंग के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे नेशनलिज्म का आइडिया अब्रोड हुआ था। फिर हमने देखा था नेपोलियन की एंट्री, उसका सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब अब हम करने जा रहे हैं इसका टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, कैसे हुआ। ठीक है, क्या वो रात को सब कोई सोया था, उनको रात में एक सपना आया कि अरे नेशनलिज्म ऐसे होता है, ऐसे बनता है, क्या ऐसे हुआ था, या फिर कोई जादू मंत्र हुआ था, या कुछ और हुआ था। चलिए देखेंगे इसमें। ठीक है, टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम पहले लाइन दिया है, इफ वी लुक एट द मैप ऑफ द mid 18th century Europe will find that there were no nation states as we know them today। इसका मतलब ये हुआ, कितने लोग मिड 18th सेंचुरी को 1850 समझ लेते हैं, लेकिन मिड 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1750 1760। ठीक है, तो आज हम जैसा मैप देखते हैं, ठीक है, मतलब आज हम जैसा देखते हैं मैप, तो हमको क्या लिखता है, जैसे ये मैप है, ठीक है, ये देखेंगे हम क्या निकलेगा। इसमें डेनमार्क दिख रहा है, नॉर्वे दिख रहा है, स्वीडन दिख रहा है, स्कॉटलैंड दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है, आयरलैंड दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है, नीदरलैंड दिख रहा है, ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है, टॉनिस दिख रहा है, मतलब जितने सारे दिख रहे हैं। वही अगर हम 1750 और 17 का जो मैप देखेंगे उसमें एक कुछ नहीं दिखेगा, उसमें एक कुछ नहीं था, मतलब वो बिल्कुल चेंज था इससे, मतलब इसमें जो दिख रहा है इसमें कुछ नहीं था। उस टाइम कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, जैसा कि आज हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर आगे इसमें बताया क्या जा रहा है, व्हाट यू नो टुडे एज जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज, मतलब आज हम लोग देख रहे हैं लोग, जर्मनी एक देश है, इटली एक देश है, स्विट्जरलैंड एक देश है। वो उस टाइम देश कुछ नहीं था। ठीक है, वो क्या था, एक किंगडम में डिवाइडेड था, किंगडम में डिवाइडेड था। ठीक है, डट्स एंड कंट्रीज हुज रूलर देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेरिटरीज मतलब होता है कि जगह का मतलब जगह। ठीक है, अब जो डट्स और कैंटन्स थे वह अलग अलग, मतलब कि किसी भी जगह पे कोई हुकूमत करता था, मतलब रहता था, और किसी भी जगह पर कोई करता था, इसे मतलब इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, मतलब एकदम एथी था कि किसी पे कोई भी कर सकता था, ऐसे होता था। ठीक है, फिर क्या करा, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर रूलर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विथ इन द टेरिटरीज विथ लिव्ड इन डाइवर्स पीपल। फिर बताता है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे उन पे राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, और जो उनके अंडर लोग थे वो डिफरेंट तरह के थे। डिफरेंट तरह का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट तरह का मतलब क्या हुआ, अब आगे उसमें दिया। ठीक है, देयर डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, मतलब वो डाइवर्स थे, मतलब डिफरेंट लोग चलते थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो सेम कलेक्टिव नहीं थी, मतलब सेम कलेक्टिव नहीं थी, मतलब एक जगह से नहीं थे। मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडिया का एक राजा है, ठीक है, उसने कुछ भाग पाकिस्तान के जीते हैं, कुछ बांग्लादेश के, कुछ नेपाल के, कुछ चाइना के। पूरा पाकिस्तान, पूरा नेपाल, पूरा बांग्लादेश, पूरा चाइना नहीं, कुछ पार्ट जीते हैं। ठीक है, तो अपने इंडिया के जो लोग होंगे हिंदी इंग्लिश बोलेंगे, पाकिस्तान के होंगे उर्दू बोलेंगे, बांग्लादेश के होंगे दूसरे लैंग्वेज बोलेंगे, नेपाल के लोग नेपाली बोलेंगे, चाइना के लोग चाइनीज़ बोलेंगे। तो एक राजा के अंडर जैसे इतने सारे लोग आ रहे हैं, सबका लैंग्वेज अलग है, ऐसे ही मतलब सबका पहनावा भी अलग हुआ, तो सारे लोग डिफरेंट हुए ना। वैसे ही जो उस टाइम जो ऑटोक्रेटिक मोनार्च थे, मतलब राजा महाराजा जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप पर शासन करते थे, मतलब वहाँ के लोग, उनके अंडर जितने भी लोग आते थे वो सब अलग अलग थे, मतलब उनका ना कॉमन कल्चर था। जैसे अपना इंडिया और चाइनीज़ का और चाइना कॉमन कल्चर तो देखते हैं कितना डिफरेंट, वैसे ही कल्चर भी अलग अलग था, और वो डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे। ठीक है, और अलग अलग ग्रुप से आते थे, अलग अलग ग्रुप से आते थे। अलग अलग ग्रुप का मतलब इतने ग्रुप्स का मतलब क्या, अलग अलग ग्रुप, जैसे एक समूह का एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप। ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रुप के लोग आते थे। ठीक है, जिसमें अब एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, द हॉसबुक एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। एक राजा था, मतलब एक एम्पायर थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर का आपने नाम सुना होगा,
वैसे एक एम्पायर था जिसका नाम था हब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। वो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे रूल करता था। ऑस्ट्रिया आप लोग इस टाइम के मैप में देखेंगे तो नहीं देखेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया इस टाइम जर्मनी का ऑस्ट्रिया नहीं, इस टाइम जर्मनी का अंडर आ गया, ठीक है। ये सब ऑस्ट्रिया उस टाइम था और हंगरी पे वो रूल करता था, जो था कौन था, हब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, ओके। तो जो हब्सबर्ग एम्पायर था वो किस पे रूल करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था, ठीक है। अब उसके अंडर ठीक है बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग जगह के लोग आते थे, ठीक है। जिसमें क्या कौन कौन जगह के लोग थे, अल्पाइन रीजन उस टाइम था, इस टाइम पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो अल्पाइन रीजन वहाँ का था, तो टायरोल था, ऑस्ट्रिया था, स्विट्जरलैंड था, बोहेमिया था, ये सब किसके अंडर आता था, किसका अंडर आता था, हब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता। देखिए अब हब्सबर्ग एम्पायर था, एम्पायर का मतलब होता है सम्राट, और ये राजाओं से बड़े होते हैं, एम्पायर राजाओं से बड़े होते हैं। तो एम्पायर था यानी बहुत बड़ा विशाल इसका था, ठीक है। जिसमें के लोग आते थे अल्पाइन रीजन के लोग, टायरोल के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, क्या लिखा है, स्विट्जरलैंड के लोग, बोहेमिया का लोग, ये सारे लोग आते थे, ठीक है। इतने जगह पे वो अपना हुकूमत करता था, ठीक है। अब इसमें जो ऑटोक्रेसी थे वो जर्मन में बोलते थे, मतलब ज़्यादा प्रोडमिनली मतलब ज़्यादा तक जो ऑटोक्रेसी थी वो जर्मन बोलते थे। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, अब आपको ऐसी लग रहा है कि एरिस्टोक्रेसी आखिर होता क्या है, तो देखिए एरिस्टोक्रेसी अभी आएगा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास टॉपिक, इसमें पूरा आपको समझाऊंगा। बस एरिस्टोक्रेसी मतलब समझ लीजिए एक तरह से रिच पर्सन, ठीक है। मतलब जो हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर जितने भी लोग आते थे उसमें जो रिच पर्सन थे, एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच पर्सन थे, वो क्या बोलते थे, ज़्यादातर जर्मन बोलते थे, क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे, ठीक है। इट्स आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस एट लम्बार्डी एंड वेनेतिया, लेकिन जो लम्बार्डी और वेनेतिया के जो मतलब आर्स्टोक्रेसी थे, जो रिच पर्सन थे, वो क्या बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, क्या उनसे लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और हंगरी एक देश था, ठीक है। हंगरी के आधे लोग मैग्यार बोलते थे, मैग्यार क्या है, लैंग्वेज है, मैग्यार क्या है, लैंग्वेज है। आधे लोग क्या बोलते थे, मैग्यार बोलते थे, और आधे लोग ग्लेसिया के आर्स्टोक्रेसी, आधे लोग क्या बोलते थे, पोलिश बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब हंगरिया के आधे लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और आधे लोग दूसरे लैंग्वेज बोलते थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार और आधे लोग कौन थे, आर्स्टोक्रेसी थे, ठीक है। आधे लोग दूसरे बोलते थे, लेकिन ग्लेसिया के जो आर्स्टोक्रेसी थे, मतलब ग्लेसिया का जो रिच लोग थे, वो क्या बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, women and Slavs in the north, Slavic and Groot in the south, मतलब ऐसे बताया गया कि कौन सा देश कैसे बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। अब इतना पढ़ के आपको ये लगा होगा कितना मतलब कॉम्प्लेक्स है कि इसमें एक देश बनाना, जैसे एक राजा के अंदर इतने सारे ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप, इतने तरह का बोली बोलने वाले, इतने तरह के रहने वाले लोग। अब इसमें एक देश कैसे बन गया है, कैसे पता चला कि इतने लोग इस देश के हैं, इतने लोग इस देश के, कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसे बताना। वैसे इससे मतलब इस जो इतना दिया हुआ है पैराग्राफ, इससे आपको जो जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है बस उस पर मैं इति कर दिया हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर दिया हूँ, बस उसको एक बार देख लीजिए, 100% आपका क्लियर जाए। कैसे कि जो आज हम लोग जो देखते हैं मैप 1750 1760 में वैसा मैप नहीं था, ठीक है। जो हम लोग आज लोग जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड देखते हैं वो किंगडम में बटा हुआ था, जिस पे अलग अलग लोग अलग अलग शासन करते थे, और एक राजा के अंडर जितने भी लोग आते थे वो एक तरह के नहीं थे, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे। फिर बताया गया हंगरी का एग्जाम्पल है कि कैसे कौन लोग कैसे क्या बोलते थे, ठीक है। अब इतने सब के बीच हाउ डिड नेशनलिज्म ऑफ आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, इतने सारे के बीच में कैसे नेशन स्टेट इमर्ज हुआ, मतलब कैसे नेशनलिज्म की भावना इन लोगों के अंदर, ठीक है।
कैसा है इतने सारे डाइवर्स होने के बाद भी, ठीक है। इतना था। अब हमारा हेडिंग आएगा 2.1। इतना तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छी बात हो, क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब इटली कैसे आज़ाद हुआ, इटली देश कैसे बना, जर्मनी देश कैसे बना, ये आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा न्यू हेडिंग कौन सा है, जो आर्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अभी मैं आपको बोला था आर्टोक्रेसी मतलब क्या समझिएगा, रिच पर्सन, मतलब एक राजा मतलब जितने जीतता था उसमें एक तरह के लोग थे जिनको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता था, जिनको क्या बोला जाता था, एरिस्टोक्रेसी बोला जाता था। और ये उस ग्रुप में मतलब उस देश में सबसे अमीर लोग होते थे। कौन होते थे, अमीर लोग होते थे। अब क्या है एरिस्टोक्रेसी, अब इसकी पूरी हम मतलब डिटेलिंग अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, आज जितने हाईलाइट किया वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशली एंड पॉलिटिकली a landed autocracy was the dominant class on the continent। मतलब जो यूरोप एक, आपको पता है ना, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जो हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, हाउ नेशनलिज्म कैसे यूरोप में आई, तो यूरोप जो देश है उस पर जो सोशली और पॉलिटिकली जो सबसे ताकतवर क्लास था, मतलब जो सबसे डोमिनेट करता था सबके ऊपर, वो थे कौन, ऑटोक्रेसी थे, ठीक है। उस कॉन्टिनेंट के मतलब यूरोप में जो सबसे ज़्यादा सोशली एंड पॉलिटिकल मजबूत थे वो कौन थे, ऑटोक्रेसी थे, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन। और इस मतलब जितने भी लोग थे ऑटोक्रेसी के, वो एक मतलब सारे लोग यूनाइट थे। कैसे यूनाइट थे, अक्रॉस द रीजनल डिवीजन के बाद भी वो यूनाइट थे, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द काउंटी साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोक्रेसी थे उनका शहर में घर था। कहाँ था घर, शहर में घर था, लेकिन गांव में उनका क्या था, ज़मीन थी। पहले देखिए अभी तक मैं क्या बताऊँ, ऑटोक्रेसी थे वो यूरोप के कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट यूरोप की बात हो रही है। यूरोप के जो सबसे सोशली एंड पॉलिटिकली जो रिच पर्सन थे उन्हें हम ऑटोक्रेसी बोलते थे, ठीक है, यूरोप के। फिर मैं क्या बताऊँ, ये सारे लोग एक दूसरे से यूनाइट में रहते थे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बताया हूँ कि इनके घर तो कहाँ थे, घर थे शहर में, पर इनके ज़मीन थे गांव साइड में, ठीक है। कंट्री साइड मतलब गांव हो गया यहाँ पे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड द हाई सोसाइटी। मतलब ये लोग जो ऑटोक्रेसी लोग थे उस टाइम, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बड़का बनने के लिए क्या बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। मतलब ऑटोक्रेसी जो यूरोप के लोग थे, मतलब यूरोप के जो ऑटोक्रेसी थे, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, पॉलिटिकल मतलब दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा मतलब पावरफुल दिखाने के लिए कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। देयर फैमिलीज वेयर आफ्टर कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। और इनकी फैमिली कैसे कनेक्टेड थी, एक की शादी दूसरे से, दूसरे की शादी इससे, मतलब आपस में ही शादी कर करके एक दूसरे के कनेक्टेड थे, ठीक है। उससे जैसे बोलते हैं ना, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है तो और अच्छा गहरा संबंध हो जाता है, वैसे ही एक दूसरे से और गहरा संबंध करने के लिए ये खुद में ही शादी कर लेते थे। और इसलिए भी कर लेते थे ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा अमीर थे उस कॉन्टिनेंट के, अगर एक किसी दूसरे मतलब क्लास से करते तो इनको अपना प्रॉपर्टी देना पड़ता जिनसे इनका प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में जाती। इसलिए खुद में ही शादी कर लेते थे ताकि इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना जाए, इनमें ही रह जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, दिस पावरफुल ऑटोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमरिकली इन अ स्मॉल ग्रुप। अब जो ये ऑटोक्रेसी थे ये यूरोप में कम नंबर में कम थे, मतलब ये थे तो कम लेकिन बहुत सबसे अमीर थे, ठीक है। थे तो कम लेकिन क्या थे, अमीर थे, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। मतलब जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या थे, किसान थे। यूरोप के जो ज़्यादातर लोग थे वो किसान थे, लेकिन जो कम लोग थे, मतलब नंबर में जो कम थे, वो ऑटोक्रेसी थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। और पश्चिम में टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। मतलब पश्चिम में इन्होंने अपनी ज़मीन किनसे खेती कराते थे, टेनेंट्स और स्मॉल ओनर से कराते थे। मतलब किराएदार जो होते हैं और जो छोटे छोटे ज़मीन के मालिक होते हैं, ठीक है, ये उनसे अपना
पश्चिम में खेती कराते थे, ठीक है। और उत्तरी मतलब ईस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में जो भूदास होते हैं इनसे अपने खेती कराते थे, ठीक है। आर्टोक्रेसी के बारे में हमने अभी तक क्या क्या देखा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टोक्रेसी कौन थे? यूरोप के सबसे डोमिनेंट क्लास थे सोशली एंड पॉलिटिकली। फिर मैं क्या बताऊँ, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। फिर क्या बताऊँ, इनका शहर में घर था और गांव में ज़मीनें थी। फिर मैं क्या बताऊँ कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फिर मैं ये क्या बताऊँ कि ये एक दूसरे में ही शादी कर लेते थे, ठीक है। फिर मैं क्या बताऊँ कि ये तो नंबर में कम थे, क्या थे? नंबर में तो कम थे लेकिन अमीर ज़्यादा थे, ठीक है। फिर मैं क्या बताऊँ, जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन था वो किसानों का था, ठीक है। फिर मैं बताया हूँ कि वेस्ट में इनके जो ज़मीन पे खेती करते थे वो किराएदार थे और स्मॉल ओनर्स थे। फिर मैं क्या बताऊँ, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो इनकी खेती करते थे, जो इनकी ज़मीन की रखवाली करते थे, जो इनका बड़ा बड़ा जागीर था, ठीक है। वास्ट स्टेट्स मतलब बड़ा बड़ा जागीर था इनको, उस पर कौन? सब्स मतलब होते हैं बुदास खेती करते थे, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। फिर दिया है मतलब कहाँ पे कौन कैसे करता था। अब देखिए, वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप गॉथ इंटरलाइज। देखिए अब इतना हम लोगों ने पढ़ा ना, ये आर्टोक्रेसी की बात था, लेकिन हम लोग का हेडिंग क्या था? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेसी तो आप जान गए हैं एकदम अच्छे तरीके से कि आर्टोक्रेसी आखिर थे कौन, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे मिडिल क्लास के बारे में। अब देखिए, जब 1750 से 1760 का टाइम था तो उस टाइम को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट था और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप था, वहाँ पे इंडस्ट्री थी, मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी। जब इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी तो लोग उसमें काम कर रहे थे। जो वो काम कर रहे थे तो उनको पैसा मिलता था। और जब उनसे पैसा मिलता था तो अभी धीरे धीरे अमीर होते गए। और जब वो अमीर हुए तो उन्हीं को क्या? न्यू मिडिल क्लास बोल दिया गया, ठीक है। उन्हीं को लोग न्यू मिडिल क्लास बोल दिया गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ऐसे मतलब वो एग्जिस्ट हुआ था, मतलब न्यू मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन हुआ था, मतलब शुरू हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। बट इन फ्रांस पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 में जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ, जर्मन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रांस एंड जर्मन के पार्ट में, ठीक है। इन द वेक ऑफ सोशल ग्रुप कम इन टू द वर्किंग क्लास पीपुल और मिडिल क्लास मेड अप। मतलब वही हुआ कि मतलब लोग आते गए, जब नया नया इंडस्ट्री खुला तो इंडस्ट्री खुलेगा तो उसमें वर्कर की जरूरत होगी। जब वो वर्कर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको जॉब मिलेगा तो उनसे पैसा कमाएंगे तो अपने घर के बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाएंगे तो थोड़े अमीर होते गए, तो उसी में कोई पढ़ के कोई बिजनेसमैन बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, ठीक है। और ये सारे लोग कहाँ, तब ये लोग किस ऐसे मतलब जन्म हुआ एक द न्यू मिडिल क्लास का, और ऐसे द न्यू मिडिल क्लास बने, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये भी बात। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब मैं जितना समझाया हूँ वही लिखा है। डाउट ना कीजिएगा कि मतलब कुछ छोड़ दिया हूँ, ठीक है। मतलब जितना समझाया उतना ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। मतलब जितना दिया उतना पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 2.2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, अब ये हम टॉपिक में, ठीक है। तब सबसे पहले जानिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है, ठीक है। नेशनलिज्म तो आप सब लोग जानते हैं, ये आज़ादी की भावना, एक देश की भावना, इसमें सारे लोग एक है। लिबरल मतलब होता है फ्री, मतलब आज़ादी की भावना। अब इसके क्या है पूरा मतलब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन में दे भी सकता है, आपसे पूछ भी सकता है। व्हाट इज सफरेज? सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट। मतलब इस बुक में जहाँ भी सफरेज दिखेगा वहाँ पर समझ लीजिए क्या, द राइट टू वोट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन क्लियर अर्ली 19th century. Europe were closely allied to the idea of liberalism. The term liberalism derived from the Latin word liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stood for the individual and the equal for all before the law. Politically, it emphasizes the concept of the government by the consent. Since the French Revolution, liberalism stood for the end of autocracy and clerical privileges. A constitution and the representative government through the parliament. 19th century liberals also stayed in involuntary of private property. ठीक है, अब जो मतलब जो लिबरलिज्म की भावना थी वो 19th सेंचुरी में, ठीक है, आई। ठीक है, अब लिबरलिज्म जो है ना, वो उसका लेटिन वर्ड क्या है, लीबर। उसका लेटिन वर्ड क्या है, लीबर, जिसका मतलब है फ्री, आज़ाद। ठीक है, अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए नेशनलिज्म क्या था, वो नेशनलिज्म के लिए समझ रहे थे क्या, खुद का ग्रोथ। क्या, खुद का ग्रोथ। मान लीजिए अब एक भिखारी है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो उसके लिए नेशनलिज्म क्या होगा, उसके लिए आज़ादी क्या होगी कि भाई वो 2 टाइम का खाना खाए भरपेट और आराम से सोए, उसके लिए ये आज़ादी हुई। किसी के पास बाइक है तो उसकी आज़ादी क्या होगी, सोचेगा मेरे पास कार होता। किसी के पास साइकिल है तो सोचता मेरे पास बाइक होता। लड़कियों में किसी के पास साइकिल है तो सोचती स्कूटी होता, जिसके पास स्कूटी है तो सोचती मेरे पास भी कार होता। ये ऐसे जो न्यू मिडिल क्लास जो हुए थे, जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे, वो क्या सोचते थे, लिबरलिज्म मतलब वो सोचे थे नेशनलिज्म मतलब कि खुद की ग्रोथ। लिबरलिज्म मतलब क्या, खुद की ग्रोथ। ठीक है, अब पॉलिटिकली क्या था, पॉलिटिकली नेशनलिज्म को क्या समझा गया था, पॉलिटिकली नेशनलिज्म को ये समझा गया था द कंसेप्ट आर गवर्नमेंट बाय कंसेंटेंट। मतलब लिबरलिज्म जो था वो क्या था, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब होता है लोगों की सरकार। पॉलिटिकली क्या था, लोगों की सरकार। मतलब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकली, सोशियली और इकोनॉमिकली कैसे लिबरलिज्म को समझा गया। तो मैं आपको बता दिया हूँ जो वहाँ के जो न्यू मिडिल क्लास थे वो इंडिविजुअली मतलब खुद की मतलब तरक्की सिर्फ चाहते थे। ठीक है, किसकी, खुद की तरक्की, खुद की तरक्की हो जाए मतलब लिबरलिज्म है। ठीक है, पॉलिटिकली क्या माना जा रहा था कि जब लोग मतलब लोगों की सरकार होगी, गवर्नमेंट जो होगा वो लोगों के आदेश से चुना जाएगा, वो पॉलिटिकली मान जाता था। ठीक है, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके हिसाब से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब जानते हैं क्या माना गया था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड करिकुलर प्रिविलेज। मतलब जितने भी प्रिविलेज लगे हुए थे उस सबको हटाना और ऑटोक्रेसी का अंत। ऑटोक्रेसी मतलब जो रिच पर्सन थे, राजा महाराज थे, इन सब का अंत। ठीक है, ये समझा गया। ठीक है, और एक पार्लियामेंट बनाना, उसके देखना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए क्या, लोगों की सरकार, ये लिबरलिज्म का मतलब समझ रहे थे कुछ लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो सफरेज था, राइट टू वोट था, वो सबको नहीं मिला था। राइट टू वोट सबको नहीं मिला था। राइट टू वोट उसको ही मिला था सिर्फ जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी थी। मतलब फ्रांस में जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, और जितने भी औरतें थी और जिनके पास नहीं था प्रॉपर्टी वो वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद सिर्फ एडल्ट मेल्स, मतलब जितने जवान पुरुष थे, सिर्फ उनको राइट टू वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, और इसी में नेपोलियन जी का भी एक किरदार है। वो किरदार क्या है कि नेपोलियन कोड के आधार पे, मतलब नेपोलियन कोड जो बना था उसमें के हिसाब से जो औरतों का पाव था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। मतलब वोट देने का अधिकार औरतों को तो नहीं था, और नेपोलियन ने बोला था ये कि औरतों का शादी से पहले उसकी जिम्मेदारी उनके पिता की है और शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी हस्बैंड की है। ठीक है,
फिर 19वीं सेंचुरी में और स्टार्टिंग 20 से मतलब 1900 में 1900 के पास में 1910 के पास में क्या होता है, औरतों ने मूवमेंट किया और मूवमेंट करके अपोजिशन से अपने लिए क्या माना, वोट मांगा, मतलब मांगा कि राइट टू वोट के लिए अधिकार लिया। ठीक है, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल गया, अभी कैसे मिला उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अपोजिशन में से लड़ाई की वोट के लिए। ठीक है, अब देखिए इतने में हम क्या सर समझे, एक बार इसी कर देते। इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमको लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैसे अलग अलग लोग लिबरलिज्म का अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। फिर हमने इसमें क्या देखा, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि राइट टू वोट का अधिकार सबको नहीं था, जो फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी ओन करते थे सिर्फ उनको था, नॉन प्रॉपर्टी वाले और जितनी भी औरत थी उनको अधिकार नहीं था। फिर मतलब कुछ टाइम के बाद जितने भी जवान थे उनको अधिकार मिल गया। और जो नेपोलियन था वो औरतों को मतलब शादी से पहले के ज़माने उनके पिता के हाथ में दे दिया था, शादी के बाद उनके हस्बैंड के हाथ में दे दिया था। फिर 19वीं सेंचुरी के और 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में औरतों ने मूवमेंट किया राइट टू वोट के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखिए। आप इकोनॉमिक स्फीयर, जैसे मैं आपके क्वेश्चन में पूछा था सोशली पॉलिटिकली एंड इकोलॉजिकली यानी इकोनॉमिकली क्या लिबरलिज्म का मतलब होता है। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। फ्रीडम ऑफ मार्केट जैसे मार्केट में कोई रुकावट ना हो, किसी लिए मार्केट में किसी को रुकावट ना हो, मतलब जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगते थे कि अमीर यहाँ बेचेगा, गरीब यहाँ बेचेगा, अमीर के लिए गरीब के लिए ये रेट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे 1 किलो का मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम हुआ, वहाँ पे 1 किलो का मतलब 500 ग्राम हुआ, वहाँ पे 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हुआ। ये सारी चीज़ें हटा के सबके लिए इक्वल चीज़ रख के इसके लिए फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, ये इकोनॉमिकली फ्रीडम था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हमें बताया गया है कि 19वीं सेंचुरी में जो मिडिल क्लास का डिमांड था वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कि हमको कुछ समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है कि जो था फ्रांस, उसमें 39 स्टेट थे। फ्रांस जो था उसमें कितने स्टेट थे, 39 स्टेट थे। कितने थे, 39 स्टेट थे और सबकी अपनी अपनी करेंसी थी। मतलब जो फ्रांस था उसमें 39 स्टेट थे और सबकी अपनी अपनी करेंसी थी और वेट एंड मेजर्स थे। मतलब आप समझ रहे हैं, मान लीजिए अपनी इंडिया है, अभी इसमें 29 स्टेट है। ठीक है, और 29 स्टेट में सबकी अपनी अपनी करेंसी है। मतलब यूपी वाला अपना करेंसी चला रहे हैं, बिहार वाला अपना, पंजाब वाले अपना, दिल्ली वाले अपना, सबका अलग अलग रुपया हो। ठीक है, और सबके वेट एंड मेजर भी अलग हो। मतलब यहाँ पे 1 किलो का मतलब 900, दूसरी जगह 800, 700, 1000, 1200, मतलब ऐसा अलग अलग हो मेजर्स। मतलब यहाँ पे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, कहीं और 1 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर, कहीं 1 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर, ऐसे सबका अलग अलग था 39 स्टेट्स का। ठीक है, आप सोच के देख सकते हैं कि इंडिया में अगर 29 स्टेट और सबका ही अलग अलग होती है, इंडिया की क्या हालत होगी। वैसे ही उस टाइम फ्रांस की थी, वहाँ पे 39 स्टेट था, सबका अलग अलग करेंसी था और सबका अलग अलग वेट एंड मेजर्स था। ठीक है, अब जो मर्चेंट थे मतलब जो व्यापारी थे जो ट्रेवल करते थे एक बजे, जैसे 1833 में, जैसे एग्जांपल दिया है 1833 में कुछ व्यापारी हॉस्पक टू न्यूयॉर्क तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब इंडिया का एग्जांपल एक बताता हूँ। एक आदमी है जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है, इसमें मतलब 18 में हॉस्पक से न्यूयॉर्क तक गया था। ठीक है, अब मैं एग्जांपल कहते रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है। अब मान लीजिए वो 11 स्टेट से पास कर रहा है, 11 स्टेट से पास कर रहा है। ठीक है, इसमें भी 11 स्टेट से पास किया। ठीक है, कौन जो व्यापारी थे वो हॉस्पक से न्यूयॉर्क गए हैं, इसमें 11 स्टेट से पास किए हैं और हर स्टेट में जाने पर उनको 5% टैक्स देना पड़ता था। मतलब मान लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी हमको जाना है तो हमको जितने स्टेट में जाएंगे अपना सामान बेचेंगे तो पहले 5% टैक्स दो, 5% टैक्स दो, 5% टैक्स दो, तो सबको टैक्स देते ही देखते खत्म हो जाएगा मेरा बॉल। मतलब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मान लीजिए कोई सामान मैं बेचने गया और हर स्टेट को मैं 5% टैक्स देता गया तो मेरे पास खुद क्या बचेगा, प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे होता था, मान लीजिए कोई व्यापारी हंसबाग से न्यूयॉर्क अगर जाना होता है तो उसको रास्ते में 11 बेड्स मिलेंगे, यहाँ पे सबको 5% तो देना पड़ता था उसको। ठीक है, और सबके वेट एंड मेजरमेंट भी अलग थे, सबके जब वेट एंड मेजरमेंट भी अलग थे तो और दिक्कत। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे और आपके जैसे अगर जाए जिसको अनुभव ना हो कि किस स्टेट में किसका मतलब क्या होता है,
तो कहीं जाके कुछ बेचेगा, कहीं जाके कुछ बेचेगा, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, कैसे व्यापारी जिएंगे बेचारा। वही सिस्टम था वहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक बताया है ईले का। ईले मतलब क्या होता है, ईले एक कपड़े का नाम है। ईले क्या नाम है, एक कपड़े का नाम है, ठीक है। कपड़े का नाम है जिसका साइज फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर आपको लोथ होता था। मतलब मान लीजिए 1 मीटर कोई कपड़ा है जो फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का होता था। वही मेज एक अलग जगह, फ्रैंकफर्ट एक अलग जगह, ठीक है। अब मेज में 55.1 सेंटीमीटर होता था और न्यूमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता था। अब फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था। अब बताइए, एक ही देश इतने सारे स्टेट में इतना सारे अलग अलग एक ही कपड़ा 1 मीटर का मतलब इतना इतना हो गया। तब सिंपल सी बात है, पैसे में तो बहुत दिक्कत होगी ना, बहुत दिक्कत होगी। तो जो इकोनॉमिक स्पेयर चाहता था, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम का, लिबरलिज्म का मतलब ये था कि मार्केट से सारी चीज़ें हटा दी जाए, मार्केट से सारी चीज़ें हटा दी जाए, मतलब एक चीज़ लाया जाए जिसको सब फॉलो करे, ठीक है। इस कंडीशन में 1834 में एक यूनियन हुआ जिसका नाम है जोलरविन। किसका नाम है, जोलरविन, ठीक है। इस कंडीशन में 1834 में कस्टम यूनियन है जिसका नाम है जोलरविन, ठीक है। इससे पर्शियन एम्पायर मतलब ये किए थे। इसमें जितने 30 करेंसी से 2 करेंसी कर दिया गया। मतलब जो 39 स्टेट था सबके अलग अलग करेंसी थे, उसमें से 30 स्टेट को मिलाकर सिर्फ 2 करेंसी कर दिया गया। मतलब 30 स्टेट का 30 करेंसी हुआ तो उसको हटा क्या कर दिया गया, 2 करेंसी कर दिया। इस तरह से ये खत्म हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ इकोनॉमिकली ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था सारा मैं वो बता दिया हूँ लगभग सारा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, मतलब 1815 के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आधे घंटे की हो चुकी है, इसीलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे 2.3 से, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट ऐसे ही लाएंगे, आपको 100% समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।